हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर, जो कि राजस्थान बोर्ड में 15 चैप्टर और सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर नंबर 13 है। और आज जो है अपने इसका पार्ट नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें 3 टॉपिक है मेन, और इन 3 टॉपिक के साथ इस चैप्टर का हो जाएगा एंड। ठीक है ना, आज इसका एंड है चैप्टर का। तो पहला जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर, दूसरा टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूज़न, और थर्ड जो टॉपिक है वो है थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न इन सन एंड स्टार्स। तो तीनों ही बहुत बढ़िया टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जो टॉपिक है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन लगभग हर बार आता है। ठीक है ना, तो आपको ये वाला जो टॉपिक है खास करके इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करना, अपने अच्छे तरीके से करेंगे इसको। और नेक्स्ट अपने इसके न्यूमेरिकल्स वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट अपना पार्ट होगा, पार्ट नंबर 15 होगा, वो मैं कोई अलग से नहीं बनाऊँगा वीडियो के लिए। उसमें क्या करूँगा कि जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, जैसे मैंने देखा था कि आपके जो पार्ट नंबर 2 है इस चैप्टर का, एक पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 8, 3 जो पार्ट हैं इसी चैप्टर के जो आपको मैं करवा चुका हूँ, उसमें कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाए थे। तो मैं क्या करूँगा, उनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन अलग निकाल के उन वीडियोज़ में से, और फिर अपने और उन सब पार्ट्स को मैं उस वीडियो में कंबाइन कर दूंगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कुछ भी नया नहीं होगा, पुरानी वीडियो के पार्ट मिक्स किए हुए होंगे जो आपको प्रीवियस वीडियोज़ में मैं न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। तो देखिए पहला जो अपना टॉपिक है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में देखो सारे थियोरेटिकल टॉपिक हैं, ये तीनों जो टॉपिक है ना थ्योरी है इसमें। तो थ्योरी आपको समझाऊंगा मैं, थियोरेटिकल सब कुछ लिख रखा है उसको अपने समझते हैं। तो देखो, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है, या ऐसा अपने डिवाइस कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से अपने क्या करते हैं कि जो अपने को न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है, यानी न्यूक्लियर फिजन जो रिएक्शन होती है उससे अपने को एनर्जी मिलती है ना, जो मैंने बताया था कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एनर्जी की वैल्यू होती है। जो आपने यूरेनियम वाली रिएक्शन पढ़ी थी न्यूक्लियर फिजन की, तो उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फिजन से अपने को एनर्जी मिलती है। तो वो सारी जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके और यूज़फुल बनाने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर का। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, एक ऐसा यानी कि प्लांट होता है जिसमें अपने क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है दूसरा पॉइंट कि फॉर दिस प्रोसेस कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज़ यूज्ड। यानी इस प्रोसेस के लिए अपने क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन यूज़ करते हैं। यानी कि जिसमें क्या होता है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन आपने पढ़ी थी कि हर एक जो जनरेशन होती है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने रहते हैं, 1 रहते हैं। मतलब एक न्यूट्रॉन ही आगे क्या करता है, उस रिएक्शन को कंटिन्यू करता रहता है। एक न्यूट्रॉन से वो रिएक्शन क्या होती है, आगे कंटिन्यू होती है। उसको अपने कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहा था। और इसमें क्या है कि इन न्यूक्लियर रिएक्टर द फिजन ऑफ 92 यूरेनियम 235 इज डन बाय स्लो न्यूट्रॉन्स या थर्मल न्यूट्रॉन्स, बिकॉज फास्ट न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय यूरेनियम 235। इसको यूरेनियम 235 ही कहूँगा मैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन रिएक्शन होती है, तो वो रिएक्शन किसकी होती है, यूरेनियम की रिएक्शन होती है। यानी यूरेनियम की रिएक्शन अपने करवाएंगे, और किसके साथ करवाएंगे रिएक्शन, स्लो न्यूट्रॉन या थर्मल न्यूट्रॉन के साथ उसकी रिएक्शन करवाएंगे। और इसी से क्या हो जाता है, न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट हो जाता है। अपने फास्ट न्यूट्रॉन से इसकी रिएक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन को जो यूरेनियम होता है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। ये अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रॉब्लम आती हैं न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रखने में, उसमें अपने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है। तो समझ आया आपके कि स्लो न्यूट्रॉन की अपने यूरेनियम से इसमें रिएक्शन करवाते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फॉर दिस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रिप्रोडक्शन फैक्टर के इज़ इक्वल टू 1। यानी कि ये जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन अपनी, इसमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन फैक्टर है उसकी वैल्यू के इज़ इक्वल टू 1 होती है। तो के क्या बताया था मैंने, के बताया था कि दो, यानी कि ये क्या होता है, रेशो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, कि किसी भी जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एनी जनरेशन, और उससे जस्ट पहले वाली जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। फिर स्टार्टिंग में मान लो 1 थे, फिर उस 1 न्यूट्रॉन से कितने बन गए, 2 बन गए। तो अब इसके लिए रिप्रोडक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा।
ठीक है, 2 हो जाएगा। तो वैसे ही कि जो ये अपनी न्यूक्लियर क्या होती है, चेन रिएक्शन होती है, या कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, इसके लिए k की वैल्यू 1 होती है। मतलब हर एक जनरेशन में एक ही न्यूट्रॉन फ्री होता है और वो एक न्यूट्रॉन क्या करता है, इस चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाता है या फिजन रिएक्शन को क्या करता है, आगे कंटिन्यू करता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि द मेन पार्ट्स एंड देयर वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज गिवन बिलो। यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या वर्क हैं वो आपको बताए हुए हैं। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रख लेना सारे स्टूडेंट्स कि जो क्वेश्चन इसमें से बनता है वो यहीं से बनता है। ये वाले जो आपको टोटल 5 टॉपिक मैं करवाऊंगा, देखो 5 इसके मेन पार्ट हैं। तो 5 पार्ट्स में से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पक्का बनता है और वो क्वेश्चन बनता क्या है कि आपसे पूछ लेगा भी किसी भी पार्ट का यूज़ क्या है, ठीक है, वो वर्क क्या करता है, उसका वर्किंग क्या है, और दूसरी चीज़ कि उसमें उस वर्किंग के लिए कौन सा मटेरियल अपने यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इसमें से मेन बनते हैं। तो देखो फर्स्ट जो पार्ट है इसका, पहली चीज़ आपको मैं ये बता दूं कि जो आपकी बुक है ना, उस बुक में ये पार्ट्स अलग अलग नहीं दिए हुए हैं, एक पैराग्राफ में सारे दिए हुए हैं। आपको दिखा भी देता हूँ मैं एक बार। तो ये देखिए स्टूडेंट्स की न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में ये वाला है, फिर इससे आगे ये आ जाता है, डायग्राम आ जाता है और सारा कुछ ऐसे आ जाता है। ये देखो सारा क्या है, लाइन वाइज दिया हुआ है, कोई इसमें पैराग्राफ नहीं, कोई पार्ट नहीं बनाया हुआ। तो इसको थोड़ा सा यानी कि मैंने आसान बनाने के लिए क्या किया, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो पार्ट से क्या हो जाता है, अपने को उसको पढ़ना आसान हो जाता है। तो फिर अपने देखो इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला जो पार्ट है इसका वो है फिशनेबल मटेरियल या फ्यूल, यानी कि वो मटेरियल जिसका अपने यूज किसके लिए करते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के लिए करते हैं, तो उसको फिजनेबल मटेरियल या फिर फ्यूल कह देते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है ये चीज़ कि इन न्यूक्लियर रिएक्टर 92 यूरेनियम 235 इज़ यूज्ड एज फ्यूल या फिजनेबल मटेरियल, यानी 92 यूरेनियम 235 का यूज़ अपने किसकी फॉर्म में करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजनेबल मटेरियल की यूज़ में करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड्स। और जो ये 92 यूरेनियम 235 होता है इसको अपने सिलेंड्रिकल रॉड्स की फॉर्म में प्लेस करते हैं उसमें, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। ठीक है, उसमें रॉड्स की फॉर्म में ये रखा हुआ होता है और दीज रॉड्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर टू रिड्यूस द एनर्जी ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स। मैंने आपको बताया भी था जो प्रीवियस पार्ट था कि इसमें अपने क्या करते हैं, जो भी आपका न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या होता है कि इसमें दो या 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। जैसे मान लो 3 न्यूट्रॉन आपको बताए थे, तो इन 3 न्यूट्रॉन में ये जो 3 न्यूट्रॉन होते हैं, ये 3 न्यूट्रॉन क्या होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं और ये न्यूक्लियर फिजन को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो पहले इनको क्या करना होता है, स्लो न्यूट्रॉन में चेंज करना होता है। तो स्लो न्यूट्रॉन में अगर ये चेंज हो गए फिर इसके बाद ये न्यूक्लियर फिजन को कंटिन्यू करेंगे। तो स्लो न्यूट्रॉन में चेंज करने के लिए इनकी एनर्जी डिक्रीज़ करनी होती है और उसमें एक फैक्टर था कि एनर्जी डिक्रीज़ करने के लिए अपने जो इसमें यूरेनियम होता है उसको रॉड्स की फॉर्म में क्या करते हैं, अपने रखते हैं और रॉड्स को भी कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं ताकि क्या हो कि न्यूट्रॉन इन तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाए, उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाए। तो तभी क्या है कि फ्रॉम इसमें लिखा हुआ है कि दीज रॉड्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर टू रिड्यूस द एनर्जी ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है उसको डिक्रीज़ करने के लिए अपने क्या करते हैं, इन रॉड्स को कुछ डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं। तो समझ आया आपके कि आपसे क्या पूछ सकता है कि विच मटेरियल इज़ यूज्ड एज फिशनेबल मटेरियल या फ्यूल इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आप उसमें क्या लिखोगे, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ ले कि वाई यूरेनियम रॉड्स आर प्लेस्ड एट ए सम डिस्टेंस, तो आप क्या आंसर दोगे कि टू रिड्यूस द एनर्जी ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स वी प्लेस द फिशनेबल मटेरियल एज द रॉड्स एंड एट सम डिस्टेंस। ठीक है, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो सेकंड इसमें पॉइंट है वो है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मॉड्यूलेटर के बारे में आपने पढ़ा था। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ये फिशनेबल मटेरियल या फ्यूल यूरेनियम की रॉड्स हैं उनको अपने ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें देखो ये न्यूक्लियर रिएक्टर का सही डायग्राम नहीं है, आपको सही डायग्राम अभी दिखाऊंगा मैं, पहले अपने 5 पार्ट इसके कंप्लीट कर लें। तो ये तो क्या है, इसका एक लीनियर डायग्राम है, यानी बहुत ही सिंपल फॉर्म में बनाया हुआ डायग्राम है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये आपके सिंपल करने के लिए इसको ऐसा दिखा दिया है। तो इसमें ये जो ब्लू कलर वाली है ना, ये यूरेनियम रॉड्स होती हैं। ठीक है, इसमें रॉड्स फिट की हुई होती हैं। ये क्या होता है, मटीरियल होता है, इसका फिजन होता है। इसमें
फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो सेकंड नंबर पर आता है मॉडरेटर। तो मॉडरेटर क्या है कि द वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन फिशन प्रोसेस इज़ वेरी हाई, कि आपको पता है कि जो इसमें न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं फिजन प्रोसेस में, उनकी एनर्जी जो होती है वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, बहुत ही हाई एनर्जी के ये न्यूट्रॉन होते हैं। बट वी हैव रिक्वायर्ड स्लो न्यूट्रॉन्स अप्रॉक्सीमेट 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यानी कि हमें क्या चाहिए होता है फिजन रिएक्शन के लिए, स्लो न्यूट्रॉन चाहिए होता है जिनकी एनर्जी क्या हो, बहुत ही कम एनर्जी हो, ठीक है, और किसके अप्रॉक्सीमेट हो 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। टू कंटिन्यू दिस फिजन प्रोसेस मतलब अपने को स्लो न्यूट्रॉन चाहिए किसके लिए, फिजन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। सो टू रिड्यूस द वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ दीज न्यूट्रॉन्स और टू कन्वर्ट इनटू स्लो न्यूट्रॉन्स वी यूज़ हैवी वाटर और ग्रेफाइट एज मॉडरेटर, कि अपने क्या करते हैं कि जो ये न्यूट्रॉन्स होते हैं इनकी वेलोसिटी और एनर्जी, वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है, ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो हाफ mv² इनकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो अब वेलोसिटी हाई है तो एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। तो इनकी वेलोसिटी को या एनर्जी को डिक्रीज़ करने के लिए अपने क्या करते हैं, इनको स्लो न्यूट्रॉन में चेंज करते हैं। तो मतलब इनको यानी कि इनकी स्पीड को अपने क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे, कम कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। तो उसके लिए अपने क्या यूज़ करते हैं, हैवी वाटर D2O, यानी इसको ड्यूटीरियम ऑक्साइड भी बोल देते हैं। जैसे आपका वाटर होता है ना H2O क्या होता है, वाटर होता है सिंपल, वैसे ही ये हैवी वाटर होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटीरियम होता है। ये जो वाटर होता है इसकी डेंसिटी थोड़ी सी नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और या फिर अपने ग्रेफाइट का यूज़ क्या करते हैं, मॉडरेटर की फॉर्म में। अब मॉडरेटर क्या होगा कि जो आपने यूरेनियम रॉड्स लगा रखी है ना, उसके बीच में अपने क्या कर देते हैं, मॉडरेटर ऐसे फिल कर देते हैं, मतलब इन रॉड्स को मॉडरेटर के बीच प्लेस कर देते हैं। तो जब भी क्या होगा, मान लो यहाँ से एक न्यूट्रॉन आया, वो इस मॉडरेटर में एंटर किया, तो ये मॉडरेटर इस न्यूट्रॉन के लिए क्या है कि बहुत ही हाई डेंसिटी वाला वर्क करता है, हाई डेंसिटी वाला मटेरियल की तरह वर्क करता है। तो न्यूट्रॉन जब इसमें आता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब न्यूट्रॉन स्लो हो जाता है ऑटोमेटिक से। तो मॉडरेटर का वर्क क्या है, अब इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ मॉडरेटर। तो मॉडरेटर का वर्क क्या होता है, न्यूट्रॉन की एनर्जी को डिक्रीज़ करना, या फिर आप कह सकते हो फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो न्यूट्रॉन में चेंज करना। दूसरी चीज़ कि विच मटेरियल्स आर यूज्ड एज द मॉडरेटर, मॉडरेटर की फॉर्म में अपने कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वो आ जाएगा, दो मटेरियल है, हैवी वाटर या ग्रेफाइट, दोनों मटेरियल अपने यूज कर सकते हैं, हैवी वाटर भी हो सकता है और ग्रेफाइट भी हो सकता है। तो समझ आया इसका वर्क। फिर थर्ड जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है कंट्रोल रॉड्स। तो कंट्रोल रॉड्स क्या होती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का। इस पार्ट के बिना ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो ही नहीं सकती, या फिर आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि टू कंट्रोल द रेट ऑफ फिजन और मेंटेन K इज इक्वल टू 1 इन न्यूक्लियर रिएक्टर, कैडमियम और बोरॉन रॉड्स आर यूज्ड, ठीक है। कि अपने क्या करते हैं, आपको पता है कि जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसके लिए K की वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब K की वैल्यू 1 कब होती है, जब आपका हर एक जो जनरेशन है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 रहे। मतलब पहले एक न्यूट्रॉन क्या करता है, एक न्यूक्लियर यूरेनियम का जो एटम है उसका फिजन करता है, तो इससे आपको पता है कि इससे 3 न्यूट्रॉन निकलते थे। तो इन 3 न्यूट्रॉन्स में से अपने को कितना चाहिए, एक चाहिए रिएक्शन को आगे क्या करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। बाकी 2 न्यूट्रॉन अगर रिएक्शन में काम आते हैं तो ये वाली जो रिएक्शन है ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगी, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ना रह के अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, तो ये अपने लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को डिक्रीज़ करने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल रॉड्स का। और ये रॉड्स किसकी होती हैं, कैडमियम या बोरॉन की रॉड्स होती हैं। अब ये रॉड्स क्या करेंगी कि मान लो अपने को एक न्यूट्रॉन ने रिएक्शन की यूरेनियम से और 3 न्यूट्रॉन मिले। अब इन 3 में से ये वाली जो कंट्रोल रॉड्स है ये 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्व कर लेंगी और बचेगा कितना, 1 न्यूट्रॉन। फिर ये 1 न्यूट्रॉन आगे क्या करेगा, आगे वाली यूरेनियम जो एटम है उसका फिजन करेगा। फिर अपने को दोबारा कितने मिलेंगे, 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, हर एक में 3 मिलते हैं। फिर इन 3 में से 2 को एब्जॉर्व करने का काम किसका होता है, जो ये वाली बोरॉन या कैडमियम की रॉड्स होती हैं। तो अगर ये रॉड्स वर्क ना करें, इन रॉड्स को यूज़ ना करें, तो इसमें वही रिएक्शन हो जाएगी जो कि एटॉमिक बॉम्ब में होती है। मतलब इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते अपने, फिर जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होगा, ये कह सकते हो, ठीक है।
तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बिकॉज दीज रॉड्स विल इजीली एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको ये वाली जो रॉड्स होती हैं वो इजीली क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो क्या है कि सो टू स्टार्ट कंट्रोल एंड एंड ऑफ द न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर दीज कंट्रोल रॉड्स आर पुल्ड इन एंड आउट एंड इन रिएक्टर। भी अब अपने चाहे तो आपको क्या करना, देखो कंट्रोल तो कर ली रिएक्शन को आपने, अगर आपको रिएक्शन को स्टार्ट भी करवाना है तो स्टार्ट करवाने के लिए भी क्या होगा, इन रॉड्स का यूज़ होगा। इन रॉड्स को बाहर निकाल लो तो न्यूट्रॉन क्या होंगे, इजीली अंदर मूव करेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट होगी। फिर इन रॉड्स को क्या कर देते हैं अपने अंदर, यानी क्या कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं, पुश कर देते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, तो अब ये जब अंदर की तरफ जाएंगी, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में एंटर कर जाएंगी ये वाली रॉड्स, तो ये क्या हो जाएंगी, जो उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होंगे उनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगी। और बिल्कुल अगर अपने क्या कर दें, इनको अंदर धकेल दें तो क्या हो जाएगी, ये वाली रॉड्स जितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उन सबको एब्जॉर्ब कर लेंगी। मतलब जो एक न्यूट्रॉन बच रहा था ना, उसको भी ये वाली रॉड्स क्या कर सकती हैं, एब्जॉर्ब कर सकती हैं, अगर अपने इनको पूरी तरह से धकेल दें अंदर। तो जिससे क्या हो जाएगी, कोई न्यूट्रॉन रिएक्शन करने के लिए नहीं बचेगा और जो आपकी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो चाहे तो रिएक्शन को स्टार्ट करना हो, चाहे उसे कंट्रोल करना हो, चाहे उसका एंड करना हो रिएक्शन का, तीनों ही काम में आपकी कंट्रोल रॉड्स काम आती हैं। तो कंट्रोल रॉड्स का वर्क आपको समझ आ गया, क्या वर्किंग होती है, क्या क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं कि कंट्रोल रॉड्स में विच मटेरियल आर यूज्ड एज द कंट्रोल रॉड्स। तो मटेरियल आपको पता है कैडमियम या बोरोन यूज़ होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ कंट्रोल रॉड्स, वर्किंग क्या होती है इनकी। तो वर्किंग यही होती है कि दीज रॉड्स एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट आता है वो आता है इसका कूलेंट। कूलेंट मतलब कूल करने वाला, ठंडा रखने वाला। तो कूलेंट देखो क्या होता है कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। कि जो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में होती है न्यूक्लियर फिजन में। जैसे एटॉमिक बम है, उससे क्या हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा, यानी चारों तरफ जो एनवायरनमेंट होता है उसका टेम्परेचर बहुत ही इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब हीट बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो कूलेंट होता है, कूलेंट क्या करता है, कूलेंट क्या, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हीट की फॉर्म में होती है। सो टू टेक आउट दिस हीट फ्रॉम द रिएक्टर कूलेंट इज़ यूज्ड। अपने क्या करते हैं, इस हीट को बाहर निकालने के लिए भी अपने को इस एनर्जी को ही चेंज करना है। किस में चेंज करना है, इस एनर्जी को। ये वाली जो हीट है ये न्यूक्लियर एनर्जी ही है, तो इस एनर्जी को अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए इस जो ये वाली हीट है इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो उसके लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, हीट को बाहर लाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर से कूलेंट का यूज़ करते हैं। मेन कूलेंट मटेरियल्स आर हैवी वाटर एंड मेल्ट सोडियम। कि या तो हैवी वाटर का यूज़ होता है, हैवी वाटर का यूज़ दो जगह पे है, एक तो ऊपर क्या था मॉडरेटर की फॉर्म में, और कूलेंट में भी हैवी वाटर, या फिर कई जो बुक्स है उसमें सिंपल वाटर भी लिखा हुआ है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ सिंपल वाटर। तो हैवी वाटर का या फिर मेल्ट सोडियम का अपने क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इसमें एज ए कूलेंट। फिर फिफ्थ पार्ट आता है इसका शील्डिंग मटेरियल। तो शील्डिंग मटेरियल तो कोई खास नहीं है, इसमें से कभी नहीं क्वेश्चन पूछते आपसे। होता क्या है, देखो शील्डिंग मटेरियल कि इन न्यूक्लियर रिएक्टर द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन द एनर्जी ऑफ गामा रेज, द हाई एनर्जी गामा रेज आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। तो आपको पता है कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें अल्फ़ा बीटा और गामा रेज क्या होती हैं, जनरेट होती हैं। तो ये वाली जो गामा रेज हैं इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में जनरेट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन अपने होती है। तो ये जो गामा रेज होती हैं, आपको पता है कि ह्यूमन के लिए ये वाली जो रेज होती हैं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो इन रेज को ह्यूमन से बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें ह्यूमन अपने जैसे आदमी तो वर्क करते हैं, ठीक है, तो उनको इन गामा रेज से बचाने के लिए अपने क्या करते हैं, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज वेव्स ए थिक 1.5 to 2 मीटर वॉल ऑफ कंक्रीट और सीमेंट इज मेड। अपने क्या करते हैं कि जो ये गामा रेज हैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, तो ये क्या है, कोई भी ह्यूमन इसके कांटेक्ट में ना आ पाए, तो अपने क्या करते हैं इस रिएक्टर के चारों तरफ एक बहुत मोटी अपने क्या कर देते हैं, वॉल बना देते हैं, दीवार बना देते हैं, ठीक है।
ऑफ दीज वेव्स ए थिक वॉल ऑफ कंक्रीट, या तो कंक्रीट की होती है, जो कंक्रीट अपने यूज़ करते हैं जिसको ग्रिट बोल देते हो आप, ठीक है, या तो कंक्रीट और सीमेंट दोनों के मिल के एक वॉल बनाते हैं, बहुत ही बड़ी वॉल। कितनी बड़ी कि 1.5 to 2 मीटर। अब आप ये अंदाज़ा लगा लो भी 1 जो मीटर होता है वो अप्रोक्सीमेट 3 फीट के इक्वल होता है, 3 फीट, तो 2 मीटर लगभग 6 फीट इतनी चौड़ी दीवार होती है, ये वाली जो वॉल होती है लगभग 6 फीट के इक्वल। तो तभी क्या होती है, इसमें से जो हार्मफुल गामा रेज निकलेंगी उनको ये वाली जो दीवार होगी, वॉल होगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी और बाहर ह्यूमंस तक ये नहीं पहुंच पाती। तो ये इसके मेन 5 पार्ट थे। तो अब इसकी देखो आती है वर्किंग, ठीक है। तो वर्किंग पढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है एक्चुअल में वो उसकी शेप कैसी होती है, किस टाइप से वो वर्क करता है। आपके तो एक डब्बा सा दिया हुआ ओनली, ये इसका सही डायग्राम नहीं है, लेकिन आपको तो चलो यही बनाना है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा आप नहीं बना सकते। तो देखो आपको दिखा देता हूँ मैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो देखिए ये वाला होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। इसमें से देखो ये नीचे दिया हुआ है कि इतना जो पार्ट है ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ही आता है, ये वाला जो पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर लिखा हुआ है, और इससे आगे वाला जो पार्ट है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाली यूनिट होती है। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो मेन पार्ट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का अंदर वाला ये जो पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो ये वाली रॉड्स है ना, ये यूरेनियम रॉड्स होती हैं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये जो आपका है यूरेनियम है, यूरेनियम रॉड्स की फॉर्म में रखा होता है और कुछ डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं। ये देखो इसको, ये सही डायग्राम है न्यूक्लियर रिएक्टर का। और यहाँ पे सॉरी फ्यूल रॉड्स ये वाली हैं, सॉरी यूरेनियम रॉड्स इसमें ये वाली शो कर रखी हैं। तो ये यूरेनियम रॉड्स ऊपर ये वाली नहीं है, जो ये मोटी वाली रॉड्स है ना, ये रोड होगी, एक ये रोड होगी, एक ये रोड होगी। तो ये वाली रॉड्स कौन सी हैं, आपकी यूरेनियम की रॉड्स हैं। और जो ये वाली रॉड्स हैं ये इसमें दिखा रखी हैं कंट्रोल रॉड्स। कौन सी रॉड्स हैं, कंट्रोल रॉड्स। और किसकी होती हैं ये कंट्रोल रॉड्स, आपको मैंने अभी बताया, या तो कैडमियम या फिर बोरॉन, जो क्या करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं, मतलब के की वैल्यू इसके लिए 1 रखती हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। और ये जो रॉड्स हैं ना, ये देखो ऊपर 2 इसके क्या दिए हुए हैं, पकड़ने वाले दिए हुए हैं, मतलब आप इन रॉड्स को ऊपर भी पुश कर सकते हो और अंदर भी पुल कर सकते हो, दोनों ही चीज़ें कर सकते हो। इनको बाहर भी खींच सकते हो और अंदर धकेल भी सकते हो, दोनों ही चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखो कि इन रॉड्स के बीच में ही यहाँ प्लेस करते हैं अपने मॉड्यूलेटर। ये मॉड्यूलेटर प्लेस किया हुआ है जिसमें अपने या तो हैवी वाटर यूज़ करते हैं या ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। तो मतलब जब भी आपका ये जो फ्यूल रोड होगी, यूरेनियम से न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो ये न्यूट्रॉन डायरेक्ट किसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, जो आपका मॉड्यूलेटर होगा, और वो मॉड्यूलेटर क्या कर देगा, इनकी एनर्जी को डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो डिक्रीज़ कर देगा, तो एनर्जी डिक्रीज़ करने के लिए अपने मॉड्यूलेटर। फिर होता क्या है कि जब भी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यहाँ पे होती है तो इसमें बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो एनर्जी अपने क्या करते हैं, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में होती है। तो इस हीट को अपने यहाँ से इस साइड लेके आते हैं, ये हीट को, यानी यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये हीट यहाँ आती है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका कूलेंट होता है वो फिल किया हुआ होता है। ये कूलेंट आपका वाटर होता है, मेनली जो होता है वाटर लिखा हुआ है ना। तो अब ये जब हीट यहाँ पे आएगी तो वाटर को क्या करेगी, ये गर्म करेगी हीट। तो वाटर जो क्या होगा, गर्म होके वेपर में चेंज हो जाता है। यहाँ पे किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। अब ये वेपर आगे अपने किस में ले जाते हैं, या स्टीम में चेंज हो जाता है, वेपर में या स्टीम में। तो इस स्टीम की हेल्प से ये स्टीम आगे जाती है, और आपको पता है स्टीम में एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी मिली कहाँ से इसको, इस हीट से एनर्जी मिली। जो ये वाली हीट थी इसने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर दी, वाटर को, और वो वाटर किस में चेंज हो गया, स्टीम में। तो मतलब एनर्जी है स्टीम के पास। तो ये वाली स्टीम आगे क्या होती है, यहाँ पे एक लगा होता है टरबाइन। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको अपने क्या बोल देते हैं, टरबाइन बोल देते हैं, TURBINE। अब आप कहोगे भी सर टरबाइन क्या होता है, तो टरबाइन एक तरह का पंखा ही होता है, आप ऐसे कह सकते हो भी, ऐसे क्या होता है, ऐसे बना हुआ पंखा होता है। तो जब भी ये स्टीम यहाँ पे आती है तो ये वाला जो टरबाइन होता है, ठीक है ना, टरबाइन इसमें लिखा नहीं हुआ, तो टरबाइन को क्या करता है, ये वाली जो स्टीम होती है घुमाती है इसे टरबाइन को। टरबाइन एक तरह का पंखा ही होता है बड़ा, और ये वाला जो पंखा होता है ना, टरबाइन होता है, ये आगे डायनमो से कॉन्टैक्ट होता है इसका। डायनमो मतलब जो जनरेटर होता है।
तो जब ये आपका टरबाइन यहाँ पे क्या होता है, रोटेट होता है, घूमता है, तो डायनमो भी साथ साथ रोटेट होता है। और डायनमो जब रोटेट होता है तो आपको पता है डायनमो या जनरेटर को अपने घुमाने पर वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है ना। डायनमो या जनरेटर की स्ट्रक्चर आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, वैसे 12th में भी आएगी आपके, तो इतना तो आपको पता ही होगा भी डायनमो में क्या होता है, एनर्जी चेंज होती है, डायनमो को घुमाना पड़ता है अपने को, जनरेटर को। तो वो यहाँ पे देखो, जो अपने जनरल डायनमो या जनरेटर यूज़ करते हैं उसमें जनरेटर को हर टाइम घुमाने का काम कौन सा करता है, फ्यूल करता है। जो आप उसमें तेल डालते हो, ठीक है, वो काम क्या करता है, फ्यूल करता है। लेकिन अब यहाँ पे फ्यूल का काम कर रही है स्टीम, जो यहाँ पे स्टीम जनरेट हो रही है उससे कंटिन्यू घूमता रहता है, और इससे क्या है, अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। अब होता क्या है कि ये वाली स्टीम ने इसको घुमा दिया, तो स्टीम ऐसे तो नहीं भी ख़त्म होगी, ख़त्म तो कैसे हो सकती है, बस स्टीम ने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी इसको घुमाने में। अब बची हुई स्टीम को अपने क्या करते हैं, इस साइड ले जाते हैं। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ कि जो बची हुई स्टीम होती है इसमें, ये देखिए, ठीक है, तो बची हुई स्टीम क्या हो जाती है, इस साइड आ जाती है, जो यहाँ पे ठंडी होगी स्टीम मतलब। तो उसको और ज़्यादा अपने क्या करने के लिए, कूल करने के लिए यहाँ पे वाटर भेजते रहते हैं। ये वाला वाटर ऐसे सप्लाई होता रहता है, मतलब क्या होगा, सॉरी, वाटर यहाँ से एंटर होगा और इस स्टीम को क्या करता रहेगा, ये ठंडा करता रहेगा, मतलब ये हर टाइम वाटर यहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो ये वाला वाटर क्या कर देता है, स्टीम को दोबारा वाटर में चेंज करता है, और ये वाटर दोबारा यहाँ पे आ जाता है। मतलब आपको ऐसे नहीं भी यहाँ पे ये जो वाटर होगा बार बार चेंज करना पड़ेगा। जो स्टीम यहाँ पे जनरेट हुई वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगी इसको, जो टरबाइन लगा होगा, और खुद कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और दोबारा वाटर में चेंज हो जाएगी। मतलब आप स्टीम को अगर मान लो स्टीम आपके पास, और उसको क्या करो, लो टेम्परेचर से पास करो, तो वो स्टीम क्या हो जाती है, आपका वाटर में चेंज हो जाती है। यही होता है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें है कि जो स्टीम बची वो यहाँ पे वाटर में चेंज हो जाएगी, और वो वाटर दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से जो इसमें हीट जनरेट होती है, उस हीट से क्या होता है, वाटर गर्म होता है, या D2O गर्म होता है, यहाँ पे हीट मिलती है उसको, वो स्टीम में चेंज होता है, और वो स्टीम आगे टरबाइन को यहाँ रोटेट करती है, और टरबाइन से डायनमो लगा होता है। तो ये प्रोसेस होती है कि जो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस है या न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें किस टाइप से सारा कुछ होता है, वो आपको मैंने बता दी है, जो बुक में नहीं था। अब दोबारा अपने उसी चीज़ पर चलते हैं। फिर नेक्स्ट देखो कि इसकी वर्किंग, तो वर्किंग मैंने सारी आपको बता दी है, एक बार पढ़ लेते हैं चलो। कि इन न्यूक्लियर रिएक्टर विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स न्यूक्लियर फिजन विल बी स्टार्टेड। ये अपने एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाहर से एक न्यूट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं, और ये वाला न्यूट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे जो यूरेनियम होता है ना, इसके साथ रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, और इस रिएक्शन से अपने को बेरिलियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन, और प्लस में क्या मिलता रहता है, एनर्जी मिलती रहती है। तो न्यूट्रॉन एक्सटर्नल सोर्स मतलब न्यूट्रॉन बाहर से अपने क्या कर देते हैं, एक डाल देते हैं, जो रिएक्शन को स्टार्ट करवा देता है एक बार। फिर तो न्यूट्रॉन अपने को उस रिएक्शन से मिलते रहेंगे, जो उसमें फास्ट न्यूट्रॉन जनरेट होंगे। तो इन दिस फिजन प्रोसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। विद दिस हीट द हैवी वाटर कूलेंट प्रेजेंट इन रिएक्टर चेंजेस इन वेपर, या फिर स्टीम भी आप कह सकते हो, वेपर की जगह स्टीम यूज़ कर सकते हो। दिस वेपर विल रोटेट ए टर्बाइन विच इज़ कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, या फिर जो आपने लिखा हुआ था वहाँ पे डायनमो, जनरेटर से कनेक्ट होता है ये वाला जो टर्बाइन होता है, और ड्यू टू दिस रोटेशन जनरेटर विल वर्क एंड गिव्स अस इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एक सिंपल सी बात आप ये समझो भी, जो चीज़ आप जनरेटर तो आप सभी ने देखा होगा, तो जनरेटर में जो चीज़ फ्यूल करता है, तेल डालना पड़ता है ना उसमें, ठीक है, आप डीजल डालते हो, जिससे जनरेटर क्या करता है, काम करता है लगातार। अगर वो ख़त्म हो गया तो जनरेटर बंद हो जाता है। तो लगातार रोटेट वो किसकी हेल्प से करता है, उस फ्यूल की हेल्प से। तो अब इसमें फ्यूल का जो काम है वो कौन करेगा, स्टीम करेगी, क्योंकि स्टीम के पास एनर्जी है कि वो उस क्या करे, टरबाइन को रोटेट करे, और वो टरबाइन आगे किससे, जनरेटर से कनेक्ट होता है। तो ये है अभी इसकी वर्किंग, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फिजन अभी तक पढ़ा है, न्यूक्लियर फिजन पे रिलेटेड सारा कुछ था इससे पहले जो भी था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूज़न, ये छोटा सा टॉपिक है, और इसमें से जो क्वेश्चन है बहुत ही कम आए हुए हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी हर जगह होती है क्वेश्चन आने की, अगर जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें से आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किसी भी टॉपिक को कम मत समझो भी, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ऐसे है भी, इसको ज़्यादा आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें पहले तो इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन।
तो डेफिनेशन क्या है न्यूक्लियर फ्यूज़न की कि व्हेन टू और मोर देन टू लाइट न्यूक्लियई कंबाइन एंड फॉर्म से हैवी न्यूक्लियई, कि जब दो या दो से क्या करते हैं लाइट न्यूक्लियई कंबाइन होकर और अपने को एक हैवी न्यूक्लियई बना देते हैं, एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, कि इस जो प्रोसेस है इसमें क्या होती है लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न। इस रिएक्शन को अपने क्या बोल देती हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न बोल देते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न के बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है कि एक जो हैवी न्यूक्लियई है वो दो या दो से ज़्यादा लाइट न्यूक्लियई में क्या होता है टूटता है, उसमें ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अब होता क्यों है ऐसा, ये आप रीज़न बताओ, सोचो भी न्यूक्लियर फ्यूज़न और फ्यूज़न दोनों रिएक्शन होती क्यों है। मैंने आपको रीज़न बताया था स्टार्टिंग में ये कि दोनों रिएक्शन के होने का रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन से चाहे तो न्यूक्लियर फ्यूज़न है और चाहे न्यूक्लियर फिज़न है, अपने को जो न्यूक्लियई मिलता है वो क्या होता है, उसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है और वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबल न्यूक्लियई बनने के लिए दोनों प्रोसेस अपने होती हैं। फिर नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। अब जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है वो फिज़न के कंपैरिजन में बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। रीज़न क्या है इसका डिफ़िकल्ट प्रोसेस का, बिकॉज दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड व्हेन टू न्यूक्लियई आर ब्रिंग नियर टू ईच अदर एट द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज 10⁻⁻15 मीटर। भाई ये वाली जो प्रोसेस है ना जो न्यूक्लियर फ्यूज़न की, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी दो न्यूक्लियई की आप रिएक्शन करवाओगे, मान लो आप दो न्यूक्लियई की रिएक्शन करवा रहे हो, तो वो दो न्यूक्लियई एक दूसरे के इतने नियर बाई होने चाहिए कि वो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आ जाए। या कहने का मतलब है भी इन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर के अप्रॉक्सीमेट होनी चाहिए। तभी क्या होगा, ये वाला जो न्यूक्लियस है इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये दोनों कंबाइन होके क्या करेंगे, एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देंगे, तभी होगा। तो एक जो स्पेशल कंडीशन है, सही कंडीशन है इसकी, वो यही है कि जो इसमें डिस्टेंस है दोनों न्यूक्लियस के बीच वो 10⁻⁻15 मीटर के अक्रॉस होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। और इतनी कम डिस्टेंस के लिए 10⁻⁻15 मीटर के लिए आपको पता है कि दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इनके बीच जो कूलम रिपल्शन फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है, तो वो इनको कंबाइन होने से रोकता है, जो कूलम रिपल्शन फोर्स होता है। तो कूलम रिपल्शन फोर्स के कारण क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है इस डिस्टेंस तक। तो तभी क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन है वो बहुत ही यानी कि हार्ड होती है, उसको करवाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, इतनी कम डिस्टेंस पर लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं कि इसको स्टार्ट करने के लिए, सो टू स्टार्ट दिस प्रोसेस वी नीड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमें क्या होती है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर, ये दोनों ही चाहिए होता है कि इतनी ज़्यादा अपने उसको एनर्जी या टेम्परेचर दें कि दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएं, फ्री हो जाएं, मतलब कि एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएं। तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अपने को एनर्जी चाहिए होती है। अप्रॉक्सीमेट 10⁹ केल्विन टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस प्रोसेस, कि लगभग 10⁹ केल्विन टेम्परेचर अपने को चाहिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। 10⁹ आप देखो कितना बन जाएगा, लगभग 1 अरब, यानी कि आप ये कह सकते हो जो 10 लाख होता है वो 1 मिलियन होता है। ठीक है, तो फिर 10 मिलियन 100 और 1000 इसमें क्या आ जाएगा 10,000 मिलियन डिग्री, इतना हो जाएगा। ये इतना टेम्परेचर अपने को चाहिए, 10⁹ केल्विन, इतना ही बना लो आप। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर अपने को चाहिए होता है इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। तो इस कारण अपने क्या बोल देते हैं, सो ड्यू टू हाई टेम्परेचर दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। क्योंकि इन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए अपने को इतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो इस कारण इनको थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन भी बोल देते हैं। थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो समझ आया। तो तभी क्या करते हैं कि जो ये वाली फ्यूज़न रिएक्शंस होती हैं इनको स्टार्ट करने के लिए अपने को पहले न्यूक्लियर फिजन करवाना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर आप डायरेक्टली नहीं दे सकते, डायरेक्टली इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना इम्पॉसिबल होता है। तो क्या करवाना पड़ता है कि जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन है या न्यूक्लियर फ्यूज़न है उसको स्टार्ट करने के लिए न्यूक्लियर फिजन करवाना पड़ता है।
तो न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा। जो पीछे साउथ कोरिया में आपने पढ़ा होगा, न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब होता है उसका टेस्ट किया था, हाइड्रोजन बॉम्ब का। तो हाइड्रोजन बॉम्ब इस न्यूक्लियर फ्यूज़न पे ही बेस्ड होता है। तो उन्होंने क्या किया था कि पहले हाइड्रोजन बॉम्ब को एक्सप्लोड करने से पहले क्या किया, उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूज़न करवाया। मतलब एटॉमिक बम फोड़ना पड़ेगा अगर आपको हाइड्रोजन बम को फोड़ना है, लेकिन जो इससे एनर्जी होगी ना वो उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। आप ये कह सकते हो भी एक एटॉमिक बम लगभग एक जो हाइड्रोजन बम है वो लगभग 1000 एटॉमिक बॉम्ब्स के इक्वल होता है। इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है सॉरी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है कि आपको एक रिएक्शन मैंने बताई हुई है, एग्जांपल है न्यूक्लियर फ्यूज़न का। तो इसमें देखो होता क्या है, जितनी भी न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होंगी वो पार्ट्स में कंप्लीट होती हैं, लेकिन लास्ट में अपने को एक ही रिएक्शन मिलेगी। तो देखो मेन जो रिएक्शन है ना वो तो ये वाली रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि 3 ड्यूटीरियम के एटम्स मिलके क्या करेंगे, 3 ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस एक हीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। ये हीलियम का एटम है क्या, वैसे अल्फा पार्टिकल है, अगर आपकी याद हो तो अल्फा पार्टिकल है। ये 1H1 क्या है, प्रोटॉन है, और ये क्या है, न्यूट्रॉन है। और साथ में अपने को 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है एनर्जी इसमें। तो ये चीज़ क्या होती है, एक न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन का एग्जांपल है। अब ये जो रिएक्शन होती है ना, ऐसे नहीं भी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन की ये खासियत है कि ये 2, 3, 4, 5 स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है। तो ये रिएक्शन को आगे स्टेप में मैंने तोड़ के ये वाला दिखा रखा है। फिर पहले स्टेप में तो क्या होता है, 2 ड्यूटीरियम के एटम मिलके और एक ट्राइटियम बनाते हैं और साथ में एक हाइड्रोजन बना देते हैं या फिर एक प्रोटॉन बना देते हैं, और साथ में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें जो ये 1H3 बना, फिर ये क्या करेगा, एक 1H2 से रिएक्शन, मतलब ट्राइटियम और ड्यूटीरियम मिलेंगे और एक अल्फा पार्टिकल और एक न्यूट्रॉन इसमें बनेगा, और साथ में 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होगी। तो जब अपने इन दोनों रिएक्शंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या मिलेगा, देखो 1H3 से ये 1H3 का कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में है, तो कैंसिल हो गया। तो इधर 3 1H2 बचे, ये वाले ये बचे, तो ये वाले इस साइड लिख दिए। एक यहाँ पे 2He4 बचा, वो यहाँ पे लिख दिया। एक 1H1 बचा, वो यहाँ पे लिख दिया। एक न्यूट्रॉन बचा, वो यहाँ पे। और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो इस टाइप से 2 स्टेप में ये वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट लाइन देखो क्या है इसमें कि एज कंपेरिजन ऑफ न्यूक्लियर फिजन ए लार्ज अमाउंट ऑफ मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर फ्यूज़न। यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है इसमें फिज़न के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि भाई सर जो फिज़न रिएक्शन थी उसमें तो एनर्जी जो जनरेट हुई थी वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और इसमें तो कितनी हो रही है, 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो रही है जनरेट। तो ये आप कैसे कह सकते हो भी न्यूक्लियर फ्यूज़न है उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है और न्यूक्लियर फ्यूज़न में कम होती है। तो आपने तो यही देखा है भी जो यूरेनियम वाली रिएक्शन थी उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, लेकिन इसमें 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही निकलती है। तो अब क्या करें, वही चीज़ है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये वाली रिएक्शन है ये क्या होती है, बहुत ही हाई मटेरियल में होती है, मतलब जिनका वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे यूरेनियम, तो यूरेनियम का एटॉमिक वेट क्या है, जैसे आप यूरेनियम 235 लिखते हो तो 235 ग्राम ऐसे कह सकते हो भी। 235 एक तो एटॉमिक वेट है, और एक यहाँ पे जो अपने रिएक्शन करवा रहे हैं वो ड्यूटीरियम की, तो इसका कितना है, 2 ग्राम आप मान सकते हो। तो इसके कंपैरिजन में इसका जो वेट है वो कितना है, 100 टाइम्स है कि नहीं है भाई। ग्राम में अगर इन दोनों का वेट मैं मान लूँ भी, अगर ड्यूटीरियम 2 ग्राम का है तो यूरेनियम जो 235 है वो 235 ग्राम का होगा। तो मतलब इससे 100 टाइम्स इसका क्या है, ये वाला जो बड़ा है, मतलब मटेरियल ज़्यादा है, वही चीज़ है। तो इससे 235 से तो अपने को 200 मिली, और इस 2 से अपने को 21.6 मिल गई। तो एनर्जी में तो जो डिक्रीज़ हो रहा है वो 10 टाइम्स ही हो रहा है, लेकिन वेट क्या हो रहा है, 100 टाइम्स। तो इसका मतलब इसमें एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखो इंग्लिश मीडियम की बुक में एग्जाम्पल को सही तरीके से नहीं किया हुआ, हिंदी मीडियम की बुक में इसको सही किया हुआ है। मैं आपको हिंदी मीडियम की बुक से एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये देखो
ये एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें कि यूरेनियम है, 1 kg यूरेनियम से अपने क्या करते हैं कि एक कंपैरिजन करते हैं भी। आप 1 kg तो ले लो यूरेनियम, 1 kg क्या लेना है, यूरेनियम लेना है, और 1 kg आप ड्यूटीरियम ले लो, 1H2 ले लो आप। तो दोनों से ही अपने क्या करते हैं, एनर्जी अपने गेन करते हैं, ठीक है। तो दोनों से ही अपने को एनर्जी मिलेगी। ये वाली रिएक्शन तो होगी फिजन रिएक्शन, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, फ्यूज़न रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर मान लो आपने सेम अमाउंट में दोनों मटेरियल लिए हुए हैं, तो यहाँ से अपने को पता लग जाएगा भी एनर्जी ज़्यादा किससे मिलती है और कम किससे मिलती है। सेम अमाउंट में ले रहे हो आप, तो जब 1 kg यूरेनियम से अपने एनर्जी अपने प्राप्त इसमें करते हैं, इससे एनर्जी अपने को मिलती है जो न्यूक्लियर फिजन होता है, तो वो एनर्जी अपने को देखो इस एग्जांपल में यही पूछा है कि 1 kg यूरेनियम के जो फिजन है उससे आपको प्राप्त ऊर्जा की गणना करो, मतलब एनर्जी कितनी मिलेगी उसको कैलकुलेट करो। तो वो एनर्जी देखो यहाँ पे आ जाता है ये वाला कि इतने जूल एनर्जी इससे अपने को मिलती है, 8.19 इंटू 10⁻13। ये एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा न्यूमेरिकल में मैं, ठीक है। एक बार समझने के लिए इसको कर लो आप। तो इतनी एनर्जी 1 kg यूरेनियम से मिल गई, समझ आ गया। 1 kg यूरेनियम का फिजन हुआ तो उससे अपने को ये एनर्जी मिल गई। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल इसमें और है, उसमें अपने को 1 kg ड्यूटीरियम से एनर्जी पूछी हुई है कि 1 kg ड्यूटीरियम से कितनी एनर्जी अपने को मिलेगी। ये वाला कि 1 kg ड्यूटीरियम के संलयन से प्राप्त ऊर्जा की गणना करो। इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ मैं कि कैलकुलेट द एनर्जी फ्रॉम द फ्यूज़न ऑफ 1 kg ड्यूटीरियम, 1 kg ड्यूटीरियम के फ्यूज़न से। तो वो जो एनर्जी मिलती है ना, वो एनर्जी अपने को मिलती है ये वाली 34.67 इंटू 10⁻13 जूल। लेकिन जो यूरेनियम से मिली थी वो इतनी मिली थी। तो दोनों की सेम अमाउंट 1 kg से अपने को देखो, जो आपकी ड्यूटीरियम वाली एनर्जी है ये 4 टाइम्स बड़ी है इससे। मतलब क्या होता है, 8 चौका 32 होते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि इसकी 34 आ रहा है और यहाँ पे 8 आ रहा है, तो मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी अपने को मिली इसमें। तो इससे प्रूव हो गया भी जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है उसमें क्या होगा, एनर्जी कम अमाउंट में रिलीज़ होती है और न्यूक्लियर फ्यूज़न में एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है। अब अपने चलते हैं वापस नोट्स पर। ये लाइन आपके समझ में आ गई जो ऊपर लाइन थी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन क्या है कि बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शंस आर अकर्स ऑन ए वेरी हाई टेम्परेचर 10⁹ केल्विन, इतने पर ये जो रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं। सो एट दिस टेम्परेचर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल, इतने हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, कोई भी मटेरियल लेते हो उससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में रहते हैं और बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है और इसके अराउंड ऑर्बिट होते हैं और इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इन सारे ऑर्बिट से इतने ज़्यादा हाई एनर्जी और टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। और अपने पास क्या बचता है, एक न्यूक्लियस बचता है जिसपे ओनली पॉजिटिव चार्ज है, मतलब आयन की फॉर्म में न्यूक्लियस बचता है। एंड देयर विल लेफ्ट ओनली आयंस विद न्यूक्लियस, मतलब कि एक न्यूक्लियस बचता है जिसपे क्या होता है, कुछ ना कुछ चार्ज होता है। तो अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और न्यूक्लियस अलग से फिर रहा होगा, मतलब अब इसमें न्यूक्लियर या फिर आयन ही बचा। तो ये वाली जो स्टेज होती है मटेरियल की, जिसमें क्या होता है कि आयंस और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे तो ऑटोमेटिक आयन बनेगा। मतलब वो मटेरियल की वो स्टेज जिसमें मटेरियल में क्या बचता है, या तो आयंस या इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं। इस स्टेट को अपने दिस स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा, जिसको अपने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोल देते हैं। 3 स्टेट होती है ना मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये फोर्थ स्टेट होती है जिसको अपने प्लाज्मा बोल देते हैं। तो ये प्लाज्मा की स्टेट अपने को मिलती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में, कि इसमें क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं मटेरियल से और जो न्यूक्लियस है वो अलग पड़ा रहता है, मतलब आयंस अलग पड़े रहते हैं। इस स्टेट को अपने प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल है, चाहे आपका लिक्विड है चाहे आपका सॉलिड है, तो वो एक निश्चित यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पे जाके किस में चेंज हो जाता है, प्लाज्मा में चेंज हो जाता है, वो ही वाला मटेरियल। अब नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, इन दिस अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज प्रेजेंट। हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है और इसमें अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। जो एटॉमिक बम था उसमें अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन थी, इसमें फ्यूजन है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछे हुए,
लेकिन अगर मान लो कि पेपर उसने हार्ड बनाने का सोच लिया, फिर इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको ये बात याद रख लो कि अगर पेपर का लेवल हार्ड बनाया तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट कभी भी ये नहीं सोचता कि ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, ये वाला इतना है। हाँ, टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मीडियम स्टूडेंट के लिए। इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमेशा सभी टॉपिक कवर करता है सेम वे में। तो देखो क्या है इसमें कि इसमें अपने को बताया हुआ है कि जो सन और स्टार्स हैं, इस पर भी क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होती है, इसी के कारण अपने को एनर्जी मिलती है। इस टॉपिक में मेन यही चीज़ बताई हुई है कि सन इज़ रेडिएटिंग एनर्जी सिंस 4.5 इंटू 10⁸ ईयर्स एट द रेट ऑफ 3.9 इंटू 10⁻26 वाट या जूल पर सेकेंड। मतलब सन अप्रॉक्सीमेट, ये साइंटिस्ट ने एक टाइम निकाला हुआ है भी सन की जो एज है वो इतनी है, भी जब से सन बना उसकी एज इतनी है 4.5 इंटू 10⁸ ईयर, मतलब 45 के पीछे 7 जीरो लगा दो आप। इतने ईयर ओल्ड क्या है, सन की एज है, और इतने टाइम से ये सन जो है वो इतनी एनर्जी अपने को दे रहा है। मतलब एक सेकंड में, वॉट का मतलब जूल पर सेकंड से वॉट बनता है। आपको पता है पावर जो होती है वो क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और टाइम की जो होती है वो सेकंड है, और जूल पर सेकंड को अपने वॉट लिखते हैं, पावर का जो यूनिट होती है, ठीक है, वॉट। तो वॉट का मतलब जूल पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में अपने को 3.9 इंटू 10⁻26 जूल एनर्जी सन से मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है एनर्जी की, ठीक है ना। तो इतनी एनर्जी सन अपने को कंटिन्यू दे रहा है। तो ये एनर्जी आई कहाँ से, साइंटिस्ट के दिमाग में ये गया कि ये एनर्जी बनती कहाँ से है सन पे। तो बिफोर 1930 इट इज़ एज्यूम्ड दैट द सन इज रेडिएटिंग द एनर्जी ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कि कार्बन और 1930 से पहले ये मानते थे कि कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों के फॉर्मेशन से क्या बनता है, सन पे इन दोनों को बर्न होते हैं ये दोनों, और उससे एनर्जी मिलती है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि कार्बन और ऑक्सीजन से इतनी एनर्जी मिलना पॉसिबल नहीं है जितनी एनर्जी सन अपने को दे रहा है। तो फिर ये एनर्जी आई कहाँ से, वो देखो कि बाद में जब एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरीज हुई तो उसमें ये पता लगा कि जो सन का जो फॉर्मेशन हुआ है, बट लेटर इट इज़ फाउंड दैट सन 35% हाइड्रोजन, 64% हीलियम एंड 1% अदर एलिमेंट्स आर अवेलेबल। भी सन का जो फॉर्मेशन है, जो सन बना हुआ है, वो इन 3 मेन मटेरियल से बना हुआ है। उसमें 35% तो हाइड्रोजन है, 64% हीलियम और 1% अदर एलिमेंट्स हैं। भी मेनली हाइड्रोजन और हीलियम है सन पे। मतलब सन क्या है, एक गैस का गोला है, स्फीयर है एक गैसेस का। तो वही चीज़ है कि अब हाइड्रोजन और हीलियम है, तो मतलब वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है जिससे अपने को एनर्जी मिल रही है। तो उसके बारे में सबसे पहले बेथे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि सन पे क्या होता है कि इन 1939 बेथे प्रपोज्ड दैट द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड अदर स्टार्स इज थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न। कि सन पे क्या होता है, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न की रिएक्शन होती है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। और होता कैसे है कि द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन सन चेंजेस टू हीलियम ड्यू टू दिस फ्यूज़न। कि जो फ्यूज़न रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन के एटम मिलके और किसको बनाते हैं, हीलियम को बनाते रहते हैं। और इस फ्यूज़न के क्या है कि इस फ्यूज़न के रिजल्ट में अपने को क्या मिलता है, इतनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलती है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। देखो ये फिक्स नहीं है अभी सन पे ऐसी ही रिएक्शन होती है, ये तो बेथे ने बताया है। और अब और कोई यानी कह भी नहीं सकते अपने, जब तक सन पे अपने कोई चीज़ नहीं बेच सकते तब तक अपने ओनली अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उतना टाइम तक ये क्या है, बेथे ने जो अपने को रूल दिया या बेथे ने जो इक्वेशन दी वो अपने को माननी पड़ेगी, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। उसने कहा, बेथे ने कहा कि सन पे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल चलता है। इस प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में अपने को लार्ज अमाउंट में लगातार एनर्जी मिलती रहती है। और जो रिजल्ट थे इसके सही भी थे काफ़ी ज़्यादा, यानी कि बहुत ही नियर बाई ये ले गया था। अब उसने कहा कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होता है वो किस टाइप से चलता है इसमें, वो देखो। तो देखो मेन जो रिएक्शन है, मेन रिएक्शन तो है इतनी ये वाली भी, सन पे 4 हाइड्रोजन के एटम मिलके और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मिलके हीलियम, 2 यहाँ पे अपने पास न्यूट्रिनो पार्टिकल आएंगे, 6 गामा रेज और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। मतलब 4 हाइड्रोजन के एटम से अपने को हीलियम का एटम मिल जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन मेन होती है। अभी आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन हमेशा स्टेप में होती है, तो वो स्टेप्स बेथे ने दिए ये वाले। इन स्टेप्स को ही अपने क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। और सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को यही आती है जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है।
स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं भी सर ये साइकिल याद कैसे करें, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहता हूँ हमेशा, जो मुझे कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन कहनी पड़ रही है, कि इसको रट्टा मार लो। ये रट्टे से याद होगी क्योंकि केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री हमेशा रट्टे से याद होती है, तो इसको रट्टा मार लो। रट्टे से इसको रट्टा कैसे भी, इसको डेली आपको जब तक ये याद ना हो तब तक इसको 1 या 2 बार डेली लिख के देखा करो। रूटीन ही बना लो भी मेरे को ये याद करनी है, कैसे मर्जी हो जाए। तो अगर आपने मान लो 10 दिन ही ये रूटीन कर लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ 10 दिन में आपकी ये सारा कुछ याद हो जाएगा, अगर आप इसको 1-2 बार 3 बार लिख के देख लेते हो। तो देखो पहले स्टेप में तो 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके और क्या बनाते हैं, एक ड्यूटेरियम बनाते हैं, और साथ में एक पॉजिट्रॉन निकलता है, और इसके साथ एक न्यूट्रिनो पार्टिकल और 1.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। फिर जो ये इसमें पॉजिट्रॉन निकलेगा, ये 2 पॉजिट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, गामा रेज बनाते हैं। ये दूसरा स्टेप है। फिर 2 जो यहाँ पे ये वाले बने थे, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देते हैं, ड्यूटेरियम। एक हीलियम बनाते हैं, लेकिन कौन सा 2He3 बनाते हैं, और साथ में गामा रेज और इतनी अमाउंट में एनर्जी। और लास्ट स्टेप में जो यहाँ पे ये हीलियम बनी, ये हीलियम के 2 एटम्स मिलके आगे 2He4 बना देते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है कि इस इक्वेशन को 1 2 3 इक्वेशन को तो 2 से मल्टीप्लाई करके, और 4th इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, ऐड कर दें दोनों ही साइड में, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन ऐसे बनेगी। तो आपको तो ये 4 रिएक्शन लिख के और इसका रट्टा लगाना है, ये मल्टीप्लाई वाले चक्कर में मत पड़ना, ये ओनली याद कर लेना आप। तो ये रिएक्शन होती है सन पे, जिससे अपने को लगातार एनर्जी मिलती रहती है। और अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट एस्टीमेट, हाइड्रोजन इज सफिशिएंट अमाउंट इज अवेलेबल इन द सन फॉर द फ्यूजन टू कंटिन्यू नेक्स्ट 5 × 10⁹ ईयर्स। तो साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेशन किया है कि सन पे अब इतनी अमाउंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि इससे अपने को 5 × 10⁹ ईयर्स, मतलब 5 के पीछे आप 9 0 लगाओ। अभी अपने इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, आप इंग्लिश मीडियम के हो, आप अपने हिसाब से पढ़ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 5 अरब सालों तक अब अपने पास एनर्जी हाइड्रोजन अवेलेबल है सन के पास, कि 5 अरब साल तक अपने को क्या करें, ये और एनर्जी दे सकता है। तो तब तक तो क्या है कि सदियाँ की सदियाँ, युग के युग बीत जाएंगे, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये था भी सन और स्टार्स से अपने को एनर्जी कैसे मिलती है। स्टार्स पे भी यही प्रोसेस होती है। अब एक चीज़ मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, बुक में क्या दिया हुआ है। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। देखो चैप्टर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कि कई मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं, उन टेक्निक्स की हेल्प से अपने क्या कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन है, उस न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन के लिए आपको पता है टेम्परेचर बहुत ही हाई अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, तो उतनी ज़्यादा हाई अमाउंट में टेम्परेचर वैसे तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो अब भी लगे हुए हैं इस यानी कि कोशिश में ट्राई करने के लिए भी, जिससे अपने को क्या मिल जाए, लैब में ही उतना टेम्परेचर मिल जाए। ठीक है, तो अपने को न्यूक्लियर, वैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन अगर आपको करवानी है तो फ्यूज़न करवाना पड़ता है। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न ना करवाना पड़े, डायरेक्ट ही कोई अपनी ऐसे क्या करें, टेक्निक डेवलप करें जिससे अपने को क्या मिले, उतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल जाए कि अपनी न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए देखो एक चीज़ दी हुई है यहाँ पे कि ए डिवाइस कॉल्ड टोकामाक हैज़ बीन डिजाइंड विच इज़ मैग्नेटिक कॉन्फिनमेंट इज यूटिलाइज्ड एंड पावर लेवल्स ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो आपको मैंने बताया ना अभी कि 10⁹ केल्विन के करीब अपने को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इतने टेम्परेचर पर एनर्जी लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब चाहिए। तो उसको एक डिवाइस जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया, टोकामैक, और इस टोकामैक से अपने को क्या मिलता है, लगभग 10⁸ केल्विन तक का टेम्परेचर साइंटिस्ट ने लैब में जनरेट कर लिया है। ठीक है, तो आगे आने वाले फ्यूचर में ये वाली जो डिवाइसेज हम अपने लिए बहुत ही काम में हो सकती हैं, अपने को इससे बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो ये था आपका देखो 15 चैप्टर। आज का जो चैप्टर यानी टॉपिक था वो थ्योरेटिकल टॉपिक था, सारा चैप्टर ही थ्योरेटिकल है ये सारा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो
आपको वही वीडियो डालूंगा मैं, 15 नंबर जो पार्ट होगा जो आपने ऑलरेडी कर चुके हो, तो वो अगर आप देखना चाहो तो देख लेना, नहीं तो स्किप कर देना उसे। 16 पार्ट जो होगा इसका, उसमें अपने इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और बुक के जो क्वेश्चंस है वो सारे डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू हैं चाहे वेरी शॉर्ट हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस, और प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस अपने डिस्कस करेंगे। अलग पार्ट में डिस्कस करना होगा अलग में कर लेंगे। तो चैप्टर आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। तब तक के लिए थैंक यू, अपनी मेहनत जारी रखें और बहुत ही लगन से आप पढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे।